सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल। मैं प्रतीक शर्मा और भैया हमारा जो है चलो जी, कॉपीराइट का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, पेटेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारे यहाँ पर चल रहा है। तो हाँ, कंटिन्यूशन वीडियो बना रहा हूँ, कहीं बोलो कि फिर से वही कपड़े पहन के आ गया है। ठीक है जी। और हाँ चलो जी, तो आज का जो हमारा यहाँ पर हमने रोम कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन वगैरह कर ली थी। अब हमारे यहाँ पर कुछ ट्रीटीज़ की हम यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। तो भैया सबसे पहले हमारे आज की ट्रीटी आएगी वीपो कॉपीराइट ट्रीटी, WIPO। ठीक है जी। सो द ट्रीटी अंडर आर्टिकल 3 एम्स टू प्रोटेक्ट द फॉलोइंग मैटर्स बाय कॉपीराइट। क्या चीज़ों को ये कॉपीराइट के द्वारा प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है वीपो कॉपीराइट ट्रीटी। इस ट्रीटी के यहाँ पर देख लेते हैं। पहला ये चीज़ कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमारे यहाँ पर प्रोटेक्ट होने चाहिए। Compilations of data or other matters like database in any form which by reason of the selection or arrangement of their content इंटेलेक्चुअल क्रिएशन, वही चीज़ हो गई, कोई भी डेटा कंपाइल हो रखा है या कुछ हो रखा है, उस चीज़ को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है। राइट्स टू बी प्रोटेक्टेड, ये चीज़ों को तो हमने बता दिया, कंप्यूटर प्रोग्राम डेटाज वगैरह की यहाँ पर बात होगी इस ट्रीटी के अंदर। लेकिन क्या चीज़ें, राइट्स क्या है उस चीज़ के प्रोटेक्शन के? देखो, राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्टिकल 6 है, राइट ऑफ रेंटल आर्टिकल 7 है, राइट ऑफ कम्युनिकेशन टू पब्लिक आर्टिकल 8 है। चाहो तो ये आर्टिकल्स को याद कर सकते हो, बाकी इतना ज़्यादा ही ज़रूरत नहीं है, ये छोटे छोटे ही पूछे जाएंगे, या फिर अगर पूछे भी जाएँ तो तुम लोग जो है लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है जी। क्या चीज़ है इसके अंदर? राइट टू ऑथोराइज द मेकिंग अवेलेबल टू द पब्लिक ऑफ ओरिजिनल्स एंड कॉपीज़ ऑफ वर्क थ्रू सेल और अदर मोड ऑफ ट्रांसफ़र। तो डिस्ट्रीब्यूशन नाम से समझ आ रहा है, राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। राइट ऑफ रेंटल हो गया। ये क्या भैया? अथोराइज कमर्शियल रेंटल टू द पब्लिक इन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, सिनेमाटोग्राफिक वर्क, वर्क्स एम्बॉडिड इन फोनोग्राम्स, इन सब चीज़ों के अंदर हम तुमने रेंट पे दे दिया। राइट ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें क्या भैया? राइट टू अथोराइज एनी कम्युनिकेशन टू द पब्लिक बाय वायर और वायरलेस मीन्स। ठीक है जी। तो राइट ऑफ कम्युनिकेशन तुमने जो है यहाँ पर दे दिया है इसके अंदर, वीपो के अंदर। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द फोटोग्राफिक वर्क, वीपो ट्रीटी के अकॉर्डिंग फोटोग्राफिक वर्क का क्या ड्यूरेशन है प्रोटेक्शन के? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9, 50 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर बाय मेकिंग आर्टिकल 7 का 4 ऑफ द बर्न कन्वेंशन इन एप्लीकेबल इन केस ऑफ फोटोग्राफिक वर्क। तो वही चीज़ हो गई, बंदा जब मर गया, जिसने फ़ोटो खींची है, जो ऑथर है उस फोटो का, वो मर गया, उसके बाद जो है प्लस 50 साल, वही जो बर्न कन्वेंशन के अंदर बात करी थी 150 साल वाली बात, वही चीज़ है। अगर एक बंदा 100 साल जिया तब तक तो वो चीज़ प्रोटेक्टेड रहेगी, प्लस उसके ऊपर 50 साल और, तो टोटल 150 हो गया। एक मोटे मोटे तौर पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आज के टाइम पर तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कहाँ यार, 50-60 साल में मर जाते हैं लोग, तो कम है। चलो आगे ये बात करते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इन 1883 और पेरिस कन्वेंशन 1883। ये दोनों नाम मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भैया पेपर में जो है वो या तो बोल देगा पेरिस कन्वेंशन बताओ, तो तुम कहोगे ओ BBLLB गाने, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी बताया था, तो इसलिए दोनों नाम है इसके, वो समझ लो। It was formed by 11 countries by a treaty signed in Paris. Obviously पेरिस कन्वेंशन नाम से समझ आ रहा है तो पेरिस में ही होगा। On 20 मार्च 1883। ठीक है। केम इनटू इफेक्ट ऑन जुलाई 7, 1884। जुलाई 7, 1884 के अंदर जो है ये इफेक्ट में आया था। द कन्वेंशन इज एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग नॉट ओनली इन्वेंशंस, ट्रेडमार्क से सर्विस मार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, बट ऑल्सो यूटिलिटी मॉडल, ट्रेड नेम्स, इंडिकेशन एट सोर्स एक्सेट्रा। इन सब के साथ साथ ये भी चीज़ें जो है इसके अंदर कवर करी गई हैं। मतलब यार सारी ट्रीटीज़ में एकदम सारी चीज़ें तो नहीं समझ आती ना, तो धीरे धीरे होता है डेवलपमेंट कि अरे भाई आज चलो कंप्यूटर को हम करते हैं प्रोटेक्ट, ओहो फिर तो यार सॉफ्टवेयर भी करना पड़ेगा, ओहो फिर तो सुपर कंप्यूटर का ये भी करना पड़ेगा, फलान भी करना, डेमो। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट जो है यहाँ पर बढ़ती है। एसेंशियल प्रोविजंस ऑफ पेरिस कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन के क्या एसेंशियल प्रोविजंस जो हैं वो हैं? नेशनल ट्रीटमेंट, राइट ऑफ प्रायोरिटी, कॉमन रूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। देख लेते क्या है। आर्टिकल 2 और 3 कह रहा है नेशनल ट्रीटमेंट। क्या है इसके अंदर? इट मीन्स दैट एज रिगार्ड द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ईच कंट्री पार्टी टू द पेरिस कन्वेंशन मस्ट ग्रांट द सेम प्रोटेक्शन टू नेशनल्स ऑफ द अदर मेंबर कंट्री एज इट ग्रांट हिज ओन नेशनल्स। तो वही चीज़ हो गई जो हमने पीछे भी डिस्कस करी थी कि तो अगर तुमने कोई चीज़ यहाँ पर बनी है इंडिया में, तो वो बाहर के लिए भी जो है वैसे ही मानी जाएगी जैसे उनके वहाँ पर वो चीज़ बनी हो, मतलब एक सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सो द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट गारंटीज दैट
Not only foreigners will be protected, but it also guarantees that they will not be discriminated in any way. Here the term national include both natural person and legal entities. national के अंदर legal person और मतलब legal entities और natural person दोनों ही इंक्लूड रहेंगे. दूसरा, द राइट ऑफ प्रायोरिटी. आर्टिकल 4 का कह रहा है इट मीन्स दैट ऑन द बेसिस ऑफ अ रेगुलर एप्लीकेशन फॉर एन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट filed by a given applicant in one of the member countries, the same applicant may within a specified period of a time 6 or 12th month, डिपेंड करता है चीज़ के ऊपर, apply for protection in all the other member countries. ठीक है जी, समझ आ गया. 6 या 12 महीने के अंदर जो दूसरे वाला भी है वो भी डाल सकता है. The right of priority can be based only on the first application for the same industrial property right which must have been filed in a member country. So भैया हाँ, वो थोड़ा सा काम आ गया था बीच में. चलो जी हाँ, द राइट ऑफ प्रायोरिटी आर्टिकल 4 क्या कह रहा है? इट मीन्स दैट ऑन द बेसिस ऑफ द रेगुलर एप्लीकेशन फॉर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट फाइल्ड बाय अ गिवन एप्लीकेंट इन वन ऑफ द मेंबर कंट्रीज, द सेम एप्लीकेंट में भी. हाँ, ये चीज़ हमारी हो चुकी थी कि भाई 6 से 12 महीने के अंदर जो है वो डाल सकता है. ठीक है जी. फॉर द पेटेंट्स फॉर इन्वेंशन एंड यूटिलिटी मॉडल्स द प्रायोरिटी पीरियड इज 12 मंथ. फॉर द इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ट्रेडमार्क इट इज 6 मंथ. तो अब इसमें स्पेसिफाई करते हैं कि 12 महीने 6 महीने वाला क्या सीन है. तो इसने वही बताया कि जो 12 महीने का है वो किसके लिए है? इन्वेंशंस एंड यूटिलिटी मॉडल, द प्रायोरिटी जो यूटिलिटी मॉडल्स है उसके लिए 12 महीने. बाकी जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गए या ट्रेडमार्क उसके लिए जो है 6 महीने. ठीक है जी. तीसरी चीज़ हमारे पास आती है कॉमन रूल. कॉमन रूल क्या होता है? इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट, द राइट ऑफ द इन्वेंटर टू बी मेंशन्ड और इम्पोर्टेशन फेलियर टू वर्क एंड कंपल्सरी लाइसेंसेस की यहाँ पर बात करी गई. अब आ जाते हैं हम यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट. पेटेंट के खुद में कोई इंडिपेंडेंस है, देख लेते हैं. दिस रूल मीन्स दैट पेटेंट फॉर इन्वेंशन ग्रांटेड इन मेंबर कंट्रीज टू नेशनल और रेजिडेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज मस्ट बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ पेटेंट फॉर इन्वेंशन ऑब्टेन्ड फॉर अ सेम इन्वेंशन इन अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग नॉन मेंबर कंट्रीज. वही चीज़ हो गई, अगर किसी एक कंट्री के अंदर जो है पेटेंट यहाँ पर हुआ है तो उसको एज सेम माना जाएगा कि दूसरी कंट्री में भी यहाँ पर हुआ गया है, ताकि उस चीज़ को सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी जाए. हमने पीछे कई बार पढ़ लिया. So it means the grant of patent for invention in one country for a given invention does not oblige any other member country to grant a patent for invention for the same invention. तो वही चीज़ हो गई. मतलब अगर एक बार इन्वेंशन हो चुकी है तो दूसरी कंट्री को भी उसको oblige करना पड़ेगा. मतलब कि वो दूसरे सेम इन्वेंशन का दोबारा नहीं कर सकती वो नाम सेम. So यही चीज़ होगी. So it is mean the grant of patent for invention in one country for the given invention does not oblige any other member country to grant a patent for invention for the same invention. वही चीज़ हो गई. So the right of the inventor to be mentioned. अब भाई ये उसका हक है कि जो जिसने इन्वेंट करा है वो चीज़ उसका जो है यहाँ पर नाम ज़रूर लिखा जाए. इम्पोर्टेशन फेलियर टू वर्क एंड कंपल्सरी लाइसेंसेस की यहाँ पर जो है यहाँ पर बात करी जाएगी. तो अब यहाँ पर हम कॉपीराइट को थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं कि हम अभी तक जो हमने पढ़ा है ये सारी हिस्टोरिकल चीज़ें थी. अब यहाँ पर हम धीरे धीरे जो है यहाँ पर एक काम करते हैं, मॉडर्न एरा के अंदर जो है घुसते चले जाते हैं. कॉपीराइट इट इज़ द राइट गिवन ऑन इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस. तो बड़ा आसान हो गया. कॉपीराइट क्या होता है? वो राइट जो इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस को दिया जाता है, जिसके ऊपर दिया जाता है. इट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट गिवन बाय अ लॉ टू प्रिंट पब्लिश सेल कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल वर्क. हमने पीछे पढ़ लिया सारा. फॉर अ सर्टेन पीरियड, किसी एक पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड के लिए. ठीक है जी. डेफिनेशन अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957, उसके अंदर क्या डेफिनेशन दी हुई है कॉपीराइट की? इट खाली रोड बड़ी लेकिन फिर भी हॉर्न बजाते हुए जाएंगे. It is the exclusive right to do or authorize other to do certain act in relation to literary, dramatic or musical work, कंप्यूटर प्रोग्राम, आर्टिस्टिक वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग, सिनेमाटोग्राफी, फिल्म. इसके अंदर सारा कुछ आ जाता है कॉपीराइट एक्ट के अंदर. अब जैसे पहले तो ये था ना कि बर्न कन्वेंशन कुछ चीज़ों को डील कर रही है, रोम कुछ को कर रही है, पेरिस कुछ को कर रही है. वो चीज़ नहीं है. सबको यहाँ पर क्यूमुलेटिव हमने यहाँ पर पढ़ेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉपीराइट, क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट या स्टैट्यूटरी राइट. सबसे पहली चीज़ तो इन इंडिया नो कॉपीराइट कैन एग्जिस्ट इन एनी वर्क एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट. ठीक है जी. दूसरा, फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तीसरा, नेगेटिव एंड मोनोपोली राइट. बिल्कुल भैया. इट इज़ अ राइट विच इज़ नेगेटिव इन नेचर विच इन एसेंस प्रोहिबिट अदर फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द फ्रूट ऑफ द ऑथर्स लेबर एंड इंटेलेक्ट. मतलब एक नेगेटिव राइट हुआ ना कि किसी को रोक रहा है ये करने से. मतलब अगर PS एसोसिएट्स मैंने रजिस्टर कर लिया तो ये दूसरों को रोक रहा है कि PS एसोसिएट्स नाम को तुम दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हो. एक नेगेटिव राइट हुआ ये.
दूसरों के लिए बेसिकली। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी मतलब उसका नेचर है इनकॉर्पोरियल, मोनोपोली राइट हो जाता है, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट क्या हुआ फिर सेक्शन 13 का अगर हम और डिटेल पढ़ें तो सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ। सेक्शन 13 का 1 कह रहा है फॉलोइंग आर दी वर्क इन विच कॉपीराइट सबसिस्ट, ओरिजिनल, लिटरली, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, ये पीछे हमने कर लिया, उसी को दोबारा बता रही है सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग, और आर्टिस्टिक वर्क, तो ये सबको कर देता है, LDMA कह सकते हो आप इसको, ठीक है जी। सिनेमेटोग्राफी फिल्म वो भी हो जाता है, साउंड रिकॉर्डिंग हो गया वो भी हो जाता है, ठीक है जी। सो सेक्शन 13 का पहले में तो हमने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं। सेक्शन 13 का 2 कह रहा है क्वालिफिकेशन कंडीशंस फॉर कॉपीराइट सबसिस्टेंस, क्या है इसकी क्वालिफिकेशंस, क्या ज़रूरतें तुम्हें लगेंगी कि तुम्हें सिनेमेटोग्राफी को कराना है कॉपीराइट या साउंड रिकॉर्डिंग कराना है। तो इन द केस ऑफ पब्लिश्ड वर्क, the work is first published in India, or if the work is published outside India, the author is at the date of such publication, or in a case where the author was dead at the date, was at the time of his death a citizen of India, ठीक है जी। या तो पब्लिश्ड वर्क है इंडिया के अंदर या बाहर, तो जिस डेट से वो पब्लिश हुआ है, ठीक है जी, उसको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, अगर वो मर भी चुका है तो भी। इन केस ऑफ अनपब्लिश्ड वर्क अदर देन द वर्क ऑफ आर्किटेक्चर, द ऑथर इज एट द डेट ऑफ द मेकिंग ऑफ वर्क एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और डोमिसाइल्ड इन इंडिया। तो वही चीज़ हो गई, जब से काम हुआ है या फिर जब से इन्वेंशन हुई है या फिर जब से चीज़ बनाई गई है या आई गई है, उस दिन से जो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे उसको कॉपीराइट करने की, एक्सेप्ट द आर्किटेक्चर, ठीक है जी, अगर अनपब्लिश्ड वर्क है तो दोनों केस में। सो इन द केस ऑफ वर्क ऑफ आर्किटेक्चर द वर्क इज़ लोकेटेड इन इंडिया, तो आर्किटेक्चर के वर्क के अंदर ऑब्वियसली यार आर्किटेक्चर कहाँ पर हुआ है वो चीज़ डिपेंड करती है, तो इंडिया के अंदर लोकेट होना चाहिए तभी हो पाएगा, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट हमारा है। कंसेप्ट ऑफ ओरिजिनलिटी इन कॉपीराइट, ये क्या मतलब होता है। LDM जो हमने पीछे पढ़ा था, वर्क्स मस्ट बी ओरिजिनेटेड या ओरिजिन्ड इन द सेंस दैट दे ओरिजिनेट विद द ऑथर, मतलब इस तरीके से वो आनी चाहिए चीज़ कि वो ऑथर के साथ ही आई है। ऐसा ना हो कि किसी और ने बनाया और फिर तुमने कुछ घुचड़ पुचड़ करके, उस चीज़ के रूल अलग हैं, तो ऐसा लगना चाहिए कि तुमने ही ओरिजिनेट करा है उसे, ठीक है जी। सो डॉक्ट्राइन ऑफ लेबर स्किल एंड एफर्ट और स्वेट ऑफ द ब्रो डॉक्ट्राइन। स्वेट ऑफ द ब्रो डॉक्ट्राइन क्या है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ डॉक्ट्राइन चीफली रिलेटेड टू द कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ से ऑब्वियसली यार हम वही पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड होगा। सो अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन सब्सटेंशियल क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड एंड द क्रिएटर ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क इवन इफ इट इज़ अ कम्प्लीटली अनओरिजिनल वर्क is entitled to have his efforts and expense protected, and no one else may use such a work without permission if he can show that he arrived at his work result by independently working out the matter for himself। बड़ा आसान हो गया, मैंने कहा ना पहले तो उसने ये रूल बताया कि भैया तुम्हारा ऑथर के साथ वो चीज़ निकल के आनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। लेकिन मैंने अभी तुमको ये भी कहा था तुम लोगों को कि भैया अगर उसने कुछ घुचड़ मुचड़ कर दिया उसके अंदर तो उस चीज़ का रूल अलग है, तो यही है ब्रो वाला कंसेप्ट, ठीक है जी। इसकी मैं स्पेलिंग बताया था, नहीं तो तुम BRO लिख दोगे। ये है स्वेट SWEAT ऑफ दी BROW डॉक्ट्राइन, ठीक है जी। BRO मत लिख देना, ब्रो OW आता है, ठीक है। तो इसके अंदर वही चीज़ बताई गई है कि अगर उसने जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की इन्वेंशन हुई है, वो इन्वेंशन हुई है नो डाउट, ठीक है वो इन्वेंशन हुई है, लेकिन उस मटेरियल या उस चीज़ की जो जान आई है वो तुम्हारी वजह से आई है। मतलब क्या हुआ, तुमने कुछ उसके अंदर और कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन कर दी जिस वजह से वो चीज़ पब्लिक के लिए या इन जनरल जान तभी आई है उस चीज़ के अंदर। तो जो तुम्हारी मेहनत है, जो तुम्हारा एफर्ट्स, जो तुम्हारा पैसा लगा है, तो वो तुम भी उस चीज़ के जुड़ जाओगे, मतलब कॉपीराइट हो सकते हो। तो तुम्हारी विदाउट परमिशन जो है वो चीज़ को नहीं लाया जा सकता। तो फॉर एग्जांपल एक तरीके से उस चीज़ के 2 ऑथर बन जाते हैं, इसको यूँ समझ लो तुम ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मतलब मेन ओरिजिनेटर तो वो है, लेकिन तुम्हारी वजह से वो चीज़ एक एग्जिस्टेंस में आ पाई है, इसको यूँ समझो। तो मतलब यूँ समझ लो कि यार एक तो ना मेरे एग्जाम्पल बड़े सिली होंगे, तुम लोग हंसोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने लोहा बनाया, लोहा इटसेल्फ ठीक है भाई अच्छा है लोहा, लेकिन क्या, लेकिन उस लोहे से गाड़ी बना दी, जान किस वजह से आई है। लोहा इटसेल्फ कोई हमारे लिए यूज़फुल नहीं है ना, हाँ अननेस एंड अनटिल तुमने खोपड़ियाँ फोड़नी लोगों की,
वो चीज़ ठीक है, लेकिन मतलब ठीक नहीं है इन द सेंस लोहे खोपड़ियाँ फोड़ना, लेकिन उस चीज़ को तुमने गाड़ी में कन्वर्ट कर दिया तो वो चीज़ एक यूज़फुल हो गई, तो वो उससे जुड़ गई। तो इस तरीके से समझो उसको, ठीक है जी। तो अभी जो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक देता हूँ। आगे के जो है यहाँ पर कुछ राइट्स की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, कॉपीराइट एक्ट के अंदर क्या राइट्स जो है कन्फर करे गए हैं, वो हम आगे की वीडियोज़ में कभी देख लेंगे। तो यहीं पर इस वीडियो को मैं रोकता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी। कमेंट सेक्शन वीडियो में आप लोगों को दिया हुआ कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी, डाउट है, बेधड़क वहाँ पर आप क्वेश्चन अपना आप पुटअप करिए या फिर कोई सजेशन डालिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। और भैया सब्सक्राइब का बटन अगर आपको रेड दिख रहा है तो उसको भाई ग्रे करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका फ़ोन जो है या फिर जो आपका लैपटॉप है, जो पीसी है, वो नहीं चलेगा, उसके अंदर दिक्कत आ जाएगी। तो इसको ग्रे ज़रूर कर लेना और उसको ग्रे करने के बाद एक बेल आइकन को उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ मैं वैसे ही, ताकि समझा करो यार, बेसिक मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है तुम्हारे मिस ना हो जाए। बाकी डिस्क्रिप्शन खोल के देख लेना, मेरे सारे कॉन्टैक्ट लिंक वहीं पर आपको मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा और कॉल मी फॉर ऐप का भी। कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली फ़ोन के थ्रू बात कर सकते हैं, ठीक। कॉल मी फॉर ऐप खोलना, वहाँ पर प्रतीक शर्मा या BBLLB का सर्च कर लेना, मैं आ जाऊँगा, मेरे से डायरेक्टली आप कॉल के थ्रू बात कर सकते हो। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू BBLLB, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर कर एंगा कोरोना से बच के। अभी तक गया नहीं है कोरोना।